नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं एलएस जादौन एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश और पिछली कक्षा में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों में भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है इसकी बात की थी। सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में बात की थी भारत के भौतिक प्रदेशों में भारत के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण की, और ये वर्गीकरण किया गया था दोस्तों एसपी चटर्जी महोदय के द्वारा सबसे पहले। इस वर्गीकरण में एसपी चटर्जी महोदय ने भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था और उसके बाद इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में किया गया। उसके बाद 4 भौतिक प्रदेशों में एक और भौतिक प्रदेश जोड़ा गया था और ये भौतिक प्रदेश था दोस्तों हमारा द्वीप समूहों को लेकर के, यानी कि द्वीप समूह 5वें भौतिक प्रदेश के रूप में भारतीय जो है भौतिक भूभागों में जोड़े गए। इसके बाद एनसीईआरटी भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताती है कि भारत में 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं, यानी कि एनसीईआरटी ने जो एसपी चटर्जी महोदय के उत्तर के विशाल मैदान का जो भूभाग था उसमें शामिल थार के मरुस्थल को एक अलग इकाई के रूप में माना था। तो इस प्रकार एनसीईआरटी के अनुसार भारत में भौतिक प्रदेशों की संख्या 6 हो जाती है। ये पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। जिसने भी पिछली कक्षा नहीं देखी है पहले इससे पिछली वाली कक्षा को देखें और उसके बाद इस कक्षा को आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले पिछला वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। अब आज के जो टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हमने पिछली कक्षा में जो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था वो 6 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से थे। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भारत के एनसीईआरटी के अनुसार जो 6 भौगोलिक क्षेत्र थे वो थे सबसे उत्तर में तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उसके दक्षिण में था उत्तर भारत का विशाल मैदान और उसके दक्षिण में था दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसके अलावा समुद्र तटीय मैदान, इसके अलावा द्वीप समूह और थार का मरुस्थल। तो ये भौगोलिक क्षेत्र, ये भौगोलिक इकाइयां थी जो भारत के भौतिक प्रदेशों के रूप में उस समय विभाजित की गई थी। अब इन भौगोलिक क्षेत्रों में, इन भौगोलिक इकाइयों में सबसे पहले हम बात कर रहे थे पिछली कक्षा में उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों की। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश जो कि पर्वतमालाओं के एक समूह के रूप में फैले हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश या मैं कहूँ पूर्वोत्तर भारत में फैले हुए हैं। तो ये पूरे के पूरे जो भौगोलिक क्षेत्र पर इन पर्वतों का जो विस्तार है, ये पर्वतों का विस्तार प्रमुख रूप से 3 भागों में हमने पिछली कक्षा में विभाजित किया था कि उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों को मोटे तौर पर 3 भागों में या 3 जो है प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले तो हम उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों में पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, उसके बाद मुख्य हिमालय के बारे में, और तीसरा जो भाग है उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का वो है दोस्तों पूर्व उत्तर की या पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में। यानी कि उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित किया गया था पिछली कक्षा में। उनको एक बार मैं वापस से लिख देता हूं 3 भाग कौन कौन से थे और इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भाग कौन सा है। तो देखिए, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश ये भारत का पहला जो है भौगोलिक क्षेत्र है, पहला भौतिक प्रदेश है। और इस भौतिक प्रदेश को मोटे तौर पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब ये 3 भाग इसके कौन कौन से हो जाते हैं दोस्तों, तो इस उत्तर के भौतिक प्रदेशों के जो 3 भाग हो जाते हैं वो हो जाते हैं, एक तो ट्रांस हिमालय, एक तो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र होगा इसका, ट्रांस हिमालय, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों मुख्य हिमालय, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों कौन सा, पूर्वोत्तर की या पूर्वांचल की पहाड़ियां। यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब 3 भागों में पहला जो भाग था वो तो कौन सा था दोस्तों, तो ये तो था ट्रांस हिमालय। कौन सा भाग था, ट्रांस हिमालय। ये मैं पिछली कक्षा का ही आपको रिवीजन बता रहा हूं। पिछली कक्षा में मैंने ये पढ़ा दिया था यहां तक, लेकिन फिर एक बार रिवीजन कर रहा हूं ताकि आप लोग विषय के साथ दोबारा से कनेक्ट हो सकें। ये भारत के भौतिक प्रदेशों का पार्ट 2 है, ठीक है। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में पहला जो विभाजन था वो था ट्रांस हिमालय के रूप में, जिसे पार हिमालय भी कहा जाता है, जिसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय में प्रमुख रूप से 4 पर्वत श्रृंखलाओं की हमने बात की थी पिछली कक्षा में, और ये जो 4 पर्वत श्रृंखलाएं थी, 4 पर्वतमालाएं थी, वो कौन कौन सी थी, तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वतमालाएं थी। एक थी काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी दोस्तों, काराकोरम
पर्वत श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है, पहली बात। दूसरा, इसमें हमने पर्वतमाला लद्दाख को शामिल किया था। दूसरी श्रेणी है इसके अंतर्गत आने वाली कौन सी दोस्तों? तो लद्दाख श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी है जो काराकोरम के ही कहां पर फैली हुई है? दक्षिण में फैली हुई है। बाकायदा इन सभी को मैं मैप से पढ़ाऊंगा, आपको मैप से समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक बार नाम लिख लेते हैं कि उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उनको कितने भागों में और कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित किया गया। उनमें पहला भाग है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और इसके बाद तीसरी श्रेणी कौन सी है इसमें? जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और जो इसकी चौथी श्रेणी है जो तिब्बत में फैली हुई है उसे कहा जाता है कैलाश श्रेणी। कौन सी श्रेणी है दोस्तों? कैलाश श्रेणी। तो ये ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण था जो कि 4 श्रेणियों के रूप में किया गया था। पिछली कक्षा में इनको हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए दूसरा जो वर्गीकरण था इसका वो था मुख्य हिमालय के रूप में, यानी कि इसी उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में दूसरा जो भौगोलिक वर्गीकरण आता है वो किसका आता है? मुख्य हिमालय का आता है, मैन हिमालय। दूसरे वर्गीकरण में कौन सा क्षेत्र आता है? मुख्य हिमालय। अब देखिए मुख्य हिमालय में भी 3 श्रेणियां थी। मुख्य हिमालय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, और ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है मुख्य हिमालय। और इसको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो इसको भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसकी जो सबसे उत्तर में जो श्रेणी है मुख्य हिमालय की, उस श्रेणी का नाम है महान हिमालय। कौन सी श्रेणी है दोस्तों? तो महान हिमालय, यानी कि मुख्य हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। और इसकी जो 3 श्रेणियां हैं उनमें एक श्रेणी तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? महान हिमालय। दूसरी श्रेणी इसकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? लघु हिमालय। और तीसरी श्रेणी के रूप में इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? शिवालिक हिमालय के बारे में। देखो मुख्य हिमालय, और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो इसको विभाजित किया गया है 3 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। सबसे उत्तर में जो श्रेणी है इसकी, उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? तो उसको कहा जाता है महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय। इस महान हिमालय के दक्षिण में एक श्रेणी फैली हुई है और इसे कहा जाता है लघु हिमालय। कौन सी श्रेणी है? लघु हिमालय, लघु हिमालय। और इसके दक्षिण में तीसरी श्रेणी फैली हुई है दोस्तों, जिसे कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी। ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, ये तीसरी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी। यानी कि मुख्य हिमालय जो कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का दूसरा भाग है और 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में, शिवालिक श्रेणी के रूप में। इसके अलावा इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में जो तीसरा भाग आता है वो आता है दोस्तों पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का। यानी कि इसका जो तीसरा भाग है उसमें शामिल की जाती है पूर्वोत्तर भारत में फैली हुई पहाड़ियां। तो इसके तीसरे भाग में किसको शामिल किया जाता है? पूर्वोत्तर की या पूर्वांचल की पहाड़ियों को। इन्हें कहा जाता है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हो जाएंगे 3 भाग? तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। अब पूर्वोत्तर में काफी सारी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों के समूह हैं। इन पहाड़ियों में प्रमुख रूप से हम बात करेंगे किस किस पहाड़ी की? तो पटकोई बूम। कौन सी पहाड़ी आ जाती है दोस्तों? पटकोई बूम की पहाड़ी, पटकोई बूम की पहाड़ियां। ये अरुणाचल प्रदेश में है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। पटकोई बूम की पहाड़ियां, नागालैंड की पहाड़ियां, ये पूर्वोत्तर में फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही शामिल की जाती है। तो नागालैंड की पहाड़ियां। इसके अलावा इसमें शामिल की जाती है लेमाटोल पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां। देखो लेमाटोल पहाड़ियां, लेमाटोल। इसके अलावा इसमें शामिल किया जाता है किसको दोस्तों? मिजोरम की पहाड़ियों को।
मीजो पहाड़ियां। इसके अलावा इसमें शामिल किया जाता है मणिपुर की पहाड़ियों को। तो मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, इसी में शामिल किया जाता है दोस्तों मीजो पहाड़ियां मिजोरम में, या लुसाई की पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां, इसी में शामिल किया जाता है दोस्तों त्रिपुरा की पहाड़ियों को। त्रिपुरा की पहाड़ियां, त्रिपुरा की पहाड़ियां, इसी में शामिल किया जाता है दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों को। उसमें आती हैं मेघालय में फैली हुई गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। इसके अलावा असम की कुछ पहाड़ियां जैसे मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां, मिकिर की पहाड़ियां और रेंगमा की पहाड़ियां, मिकिर एवं रेंगमा की पहाड़ियां। तो और भी छोटी मोटी पहाड़ियां हैं। ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, इन सभी पहाड़ियों को प्रमुख रूप से उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में शामिल किया जाता है। और पिछली कक्षा में हम इनकी बात कर चुके हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में प्रमुख रूप से हमने बात की है इन 3 पार्टों की। यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों? तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और ये 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में 3 भाग हो जाते हैं, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्व उत्तर की पहाड़ियां। ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। दूसरा भाग आता है उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का मुख्य हिमालय, जिसमें 3 श्रेणियां शामिल की जाती हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां जो कि इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का तीसरा भाग है, और इसमें आती है पटकोई बूम, नागालैंड की पहाड़ियां, लेमाटोल की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, त्रिपुरा की पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां और मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियां। तो ये पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे। अब इस क्लास में हम शुरू करेंगे ट्रांस हिमालय से। यानी कि ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों, वो ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणियों का एक समूह है, जिसमें इन 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी को। तो ये पार्ट 2 है। पिछला पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। और चलिए शुरू करते हैं। अब पार्ट 2 में आज का विषय है हमारा ट्रांस हिमालय। तो पॉइंट डाल दीजिए ट्रांस हिमालय के बारे में। अब देखिए ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। और ट्रांस हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय जो कि सबसे उत्तरतम पर्वतमालाओं का एक समूह है, और इसमें प्रमुख रूप से शामिल की जाती हैं कितनी पहाड़ियां? तो 4 प्रमुख जो है श्रेणियों को इसमें शामिल किया जाता है। सबसे उत्तर में है काराकोरम श्रेणी, जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही होगी, ये काराकोरम श्रेणी है। उसके दक्षिण में यहाँ पर है लद्दाख श्रेणी, उसके दक्षिण में फिर यहाँ पर ये है जास्कर श्रेणी, और ये तिब्बत में फैली हुई है दोस्तों कौन सी श्रेणी? तो कैलाश श्रेणी। यानी कि ट्रांस हिमालय को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें 4 श्रेणियों को पढ़ना होगा ट्रांस हिमालय में, जो कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का सबसे उत्तरतम समूह माना जाता है। इसी ट्रांस हिमालय को दोस्तों पार हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर हम नोट करके लिख सकते हैं इस बात को कि ये जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, इस ट्रांस हिमालय को ही कहा जाता है दोस्तों क्या? पार हिमालय। इसी को कहा जाता है पार हिमालय, और इसी को कहा जाता है दोस्तों तिब्बत हिमालय। इसी को पार हिमालय कहा जाता है और इसी को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से 4 श्रेणियां शामिल हैं, और ये 4 श्रेणियों की बात हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। कौन कौन सी 4 श्रेणियां हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। ये 4 श्रेणियां इस ट्रांस हिमालय का भाग हैं। अब यहां पर दोस्तों
सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसकी काराकोरम श्रेणी के बारे में। यानी कि ट्रांस हिमालय की जो सबसे उत्तरतम श्रेणी मानी जाती है वो उत्तरतम श्रेणी कौन सी है दोस्तों? तो इसकी सबसे उत्तरतम श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, जो कि यही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी पूरी की पूरी। इस श्रेणी को कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। अब काराकोरम जो श्रेणी है दोस्तों वो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है, पहली बात। और इस श्रेणी का जो विस्तार फैला हुआ है दोस्तों वो यहां पर पीओके से लेकर और इधर लद्दाख के बाद इधर तिब्बत तक फैला हुआ है। पहले मैं एक बार इनके नाम लिख देता हूं सबके कि ट्रांस हिमालय पार हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आ जाती हैं। तो एक तो ये काराकोरम है, इसके अलावा और कौन सी श्रेणी है दोस्तों इसमें? तो एक है इसमें दोस्तों कौन सी? लद्दाख श्रेणी। एक कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। काराकोरम, उसके दक्षिण में है ये श्रेणी कौन सी? लद्दाख श्रेणी। दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी। देखो काराकोरम श्रेणी, और उसके दक्षिण में कौन सी श्रेणी है दोस्तों? इधर लद्दाख श्रेणी है, ये वाली लद्दाख श्रेणी। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको। ये लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी है, ये वाली। ये है लद्दाख श्रेणी। देखो इसको भी मैं मार्क कर देता हूं। ये लद्दाख श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। और जो तीसरी श्रेणी है इसके भी दक्षिण में, वो श्रेणी कौन सी है दोस्तों? तो वो है जास्कर श्रेणी। ये श्रेणी कौन सी है दोस्तों? तो ये है जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। ये है जास्कर श्रेणी, जो लद्दाख के कहाँ है? दक्षिण में है। इसको कहा जाता है जास्कर श्रेणी। ये है जास्कर। देखिए ये तो हो गई कौन सी? काराकोरम श्रेणी। उसके दक्षिण में वो हो गई कौन सी? लद्दाख श्रेणी। उसके दक्षिण में कौन सी हो गई? जास्कर श्रेणी। और ये श्रेणी कौन सी है दोस्तों? तो ये है कैलाश श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? कैलाश श्रेणी, जो तिब्बत में है, कैलाश श्रेणी। और ये ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। कैलाश श्रेणी जो कहाँ है? तिब्बत में है। तो ये 4 श्रेणियां हैं। अब इनमें सबसे पहली जो श्रेणी है दोस्तों, वो पहली श्रेणी कौन सी है हमारी? तो वो है दोस्तों ये काराकोरम श्रेणी। अब इस काराकोरम श्रेणी के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें दोस्तों, तो काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार फैला हुआ है वो विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये इसका विस्तार दोस्तों पीओके से लेकर और कहां तक? इधर तिब्बत तक फैला हुआ है। यानी कि ये श्रेणी प्रमुख रूप से जो प्रारंभ होती है वो यहाँ पर पामीर के पठार से प्रारंभ होती है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इधर की साइड में, ये है पामीर का पठार। ये पूरा का पूरा एक पठारी क्षेत्र है दोस्तों, और इस पठारी क्षेत्र को कहा जाता है पामीर का पठार। ये यहाँ पर पूरा क्षेत्र कहलाता है पामीर का पठार। पामीर का पठार, पामीर का पठार। ये जो पामीर का पठार है दोस्तों, इस पामीर के पठार पर 3 पर्वतमालाएं आपस में आकर के मिलती हैं, या मैं कहूँगी पामीर के पठार से 3 पर्वतमालाएं निकलती हैं। पामीर के पठार से कितनी पर्वतमालाएं निकलती हैं? तो 3 पर्वतमालाएं निकलती हैं। कहाँ से? पामीर के पठार से। और ये 3 पर्वतमालाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं? तो एक तो है ये वाली पर्वतमाला जो कि चीन में है, और इस पर्वतमाला को कहा जाता है दोस्तों क्युनलुन पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? चीन में क्युनलुन पर्वतमाला। ये चीन में है दोस्तों, क्युनलुन। इसको कहा जाता है क्युनलुन श्रेणी। और ये कहां पर है दोस्तों क्युनलुन श्रेणी? तो ये चीन में है। तो एक तो यहां से पामीर के पठार से कौन सी श्रेणी निकलती है? क्युनलुन श्रेणी, जो चीन की तरफ चली जाती है। इसी पामीर के पठार से एक श्रेणी निकलती है जो इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है, और इस श्रेणी को कहा जाता है दोस्तों हिंदू कुश पर्वतमाला, जो कि पामीर के पठार से ही निकलती है। तो ये श्रेणी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हिंदू कुश। कौन सी पर्वतमाला है? हिंदू कुश पर्वतमाला। हिंदू कुश पर्वतमाला।
हिंदू कुश। ये हिंदू कुश है, जो कि हिंदू कुश जो पर्वतमाला है वो कहाँ से निकल रही है, तो इसी पामीर के पठार से ही इसका भी उद्गम हो रहा है। और जो भारत में पर्वत श्रेणी आ रही है इधर की साइड, ये पर्वत श्रेणी है यहाँ पर कौन सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम, क्युनलुन और हिंदुकुश जो पर्वतमालाएं हैं, इन सब का जो उद्गम होता है दोस्तों, तो वो कहाँ से होता है, तो वो पामीर के पठार से होता है। और पामीर के पठार पर ये तीनों पर्वतमालाएं एक पर्वतीय ग्रंथि का या एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करती हैं, और ये पर्वतीय ग्रंथि या पर्वतीय गांठ कहलाती है पामीर ग्रंथि। यानी कि ये तीनों पर्वतमालाएं पामीर ग्रंथि से निकलती हैं। तो ये यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पामीर ग्रंथि। तीनों पर्वतमालाओं का एक जो है यहाँ पर गांठ बन जाती है, तीनों पर्वतमालाएं मिलकर के एक गांठ बना देती हैं, जिसको कहा जाता है पामीर ग्रंथि। तो ये पामीर ग्रंथि है। यहाँ पर कौन सी ग्रंथि है दोस्तों, पामीर ग्रंथि है। ये है पामीर ग्रंथि। और ये पामीर ग्रंथि कहाँ है दोस्तों, तो ये पामीर ग्रंथि है दोस्तों पामीर के पठार पर, पर्वतमालाओं की एक गांठ है ये। और यहाँ इस पामीर ग्रंथि से तीन पर्वतमालाएं निकल रही हैं, क्युनलुन, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वतमाला। देखिए इस तरह की स्थिति है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी, जो कि इस पूरे के पूरे पामीर के पठार पर, क्योंकि पामीर का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, और पामीर का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार होने के कारण ये उच्च एशिया कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस पूरे पामीर के पठार पर पामीर ग्रंथि से निकलने वाली काराकोरम प्रमुख पर्वत श्रेणी है, और इसीलिए इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है इस संपूर्ण उच्च एशिया की रीढ़। तो पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा इसके बारे में, काराकोरम के बारे में, कि काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट तो क्या लिखोगे आप इसमें, कि काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की क्या कहा जाता है दोस्तों, रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम को उच्च एशिया की क्या कहा जाता है दोस्तों, तो रीढ़ कहा जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि काराकोरम जो श्रेणी है, वो काराकोरम श्रेणी भारत की या उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में सबसे उत्तरतम पर्वतमाला है। ये भी हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा कि काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। एक एक मैं जो भी बात बोल रहा हूं उसको आप नोट भी करते चलिए। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो पहला पॉइंट तो मैंने क्या लिखवाया कि काराकोरम श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ कहलाती है, पहली बात। दूसरी बात, यह श्रेणी या काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है, या मैं कहूं तो पूरे उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। तीसरी बात, इस श्रेणी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है दोस्तों, तो इस श्रेणी का उद्गम पामीर के पठार पर पामीर ग्रंथि से होता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, पामीर ग्रंथि से तीन पर्वतमालाएं निकलती हैं। यह पर्वतमालाएं हैं क्युनलुन श्रेणी, चीन में जाती है, ब्रैकेट में चीन लिख देना। दूसरी श्रेणी कौन सी है यहाँ पर, हिंदुकुश पर्वतमाला, और हिंदुकुश पर्वतमाला का विस्तार कहाँ पर फैला हुआ है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और तीसरी पर्वतमाला कौन सी है यहाँ से निकलने वाली, तो काराकोरम श्रेणी। तो पॉइंट क्या हो जाएगा कि पामीर के पठार पर स्थित पामीर ग्रंथि से तीन पर्वतमालाएं निकलती हैं। नंबर 1 क्युनलुन पर्वत श्रेणी, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब ये जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, प्रमुख रूप से काराकोरम श्रेणी, इस काराकोरम श्रेणी की अगर हम बात करें कि इसका विस्तार भारत में या पाकिस्तान में या चीन में कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो अगला पॉइंट हो जाएगा काराकोरम श्रेणी का विस्तार। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी का विस्तार। अब इसके विस्तार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका विस्तार जो फैला हुआ है प्रमुख रूप से, तो ये इस तरह से इसका विस्तार फैला हुआ है। काराकोरम श्रेणी के विस्तार की अगर हम बात करें तो ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा जम्मू कश्मीर है। कौन सा एरिया है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर को मैंने डिवाइड किया है आज के वर्तमान नक्शे के आधार पर।
आज के वर्तमान नक्शे के आधार पर अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखें तो इधर की तरफ ये जो हिस्सा है आपका वो है पाक अधिकृत कश्मीर का, जो ग्रीन कलर से जो है शेडो किया हुआ है, तो ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है। इधर की तरफ ये जो रेड कलर से शेडो किया हुआ हिस्सा है ये 1962 के युद्ध में पाकिस्तान जो है चीन के द्वारा भारत से हड़पा गया या अधिकृत किया हुआ क्षेत्र है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। और ये 1962 के युद्ध में भारत चीन से हार चुका था। तो इस 1962 के युद्ध में चीन के द्वारा लद्दाख के इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया और तब से ये क्षेत्र कहलाता है अक्साई चीन दोस्तों। इसी समय 1963 में ये ऊपर जो बचा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, इस पर पाकिस्तान के, क्योंकि ये पहले अधिकार में था और इससे पाकिस्तान ने अपने अधिकार क्षेत्र से चीन को सौंप दिया। यानी कि 1963 में ये जो हिस्सा ऊपर दिखाई दे रहा है ये चीन के द्वारा जो है पाकिस्तान के द्वारा चीन को सौंपा गया क्षेत्र था। बाकी बचा नीचे ये जो हिस्सा है, तो इधर ये जम्मू कश्मीर है दोस्तों, JNK, और ये इधर है आपका लद्दाख वाला क्षेत्र। तो जम्मू कश्मीर में तो इस श्रेणी का विस्तार है नहीं, तो भारत में इसका अभी वर्तमान में जो विस्तार फैला हुआ है वो कहां पर फैला हुआ है, तो लद्दाख में फैला हुआ है। तो अब इसके टोटल विस्तार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो काराकोरम श्रेणी का विस्तार पाक अधिकृत कश्मीर में फैला हुआ है। ये यहां पर इसका विस्तार कहां फैला हुआ है, पाक अधिकृत कश्मीर में। और पाक अधिकृत कश्मीर में इसका जो विस्तार है वो 2 जिलों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। पीओके में जो 2 जिले हैं इसके विस्तार को लेकर के, जहां पर इसका विस्तार है प्रमुख रूप से, तो वो कौन कौन से जिले हैं, एक तो गिलगित में फैला हुआ है। पीओके के कौन से जिले में फैला हुआ है, तो गिलगित में फैला हुआ है। पीओके में एक तो ये श्रेणी फैली हुई है कहां पर, गिलगित में। इसके अलावा ये यहाँ पीओके में फैली हुई है बाल्टिस्तान में। कहां पर फैली हुई है दोस्तों, बाल्टिस्तान में। तो पीओके के 2 जिलों में इसका प्रमुख रूप से विस्तार फैला हुआ है। और ये जिले कौन कौन से हो जाएंगे, गिलगित एवं बाल्टिस्तान। तो पीओके में तो ये गिलगित और बाल्टिस्तान में फैली हुई है, यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये श्रेणी यहाँ पर जो मध्य भाग में जो 63 में पाकिस्तान को सौंपा गया क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अभी वर्तमान में जो कि पाकिस्तान ने चीन को सौंपा था ये क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में चीन का एक सिंजियांग प्रांत है जो यहाँ पर सीमा बनाता है। तो दूसरा इसका जो विस्तार फैला हुआ है वो कहाँ पर है, सिंजियांग चीन में। और सिंजियांग चीन कहाँ है, ये यहाँ तक सीमा बना रहा है सिंजियांग प्रांत चीन का। तो सिंजियांग प्रांत है यहाँ पर चीन का, जहाँ अधिकार क्षेत्र अभी फिलहाल चीन का है। वैसे तो ये क्षेत्र भारत के ही हैं, पीओके भी भारत का क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान के अधिकार में है। ये जो है 1963 में सौंपा गया ये सियाचिन का उत्तर वाला हिस्सा, जो कि कहाँ पर है, भारत में ही है, लेकिन वर्तमान में ये चीन के अधिकार में आता है, क्योंकि इसे 1963 में चीन को सौंप दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो ये यहाँ पर ये जो हिस्सा है अब चीन के कौन से प्रांत का भाग है, तो सिंजियांग प्रांत का भाग है। तो सिंजियांग चीन में इसका थोड़ा सा विस्तार है। फिर अगर हम बात करें इधर, तो भारत में इस श्रेणी का जो विस्तार प्रमुख रूप से फैला हुआ है वो कहाँ पर फैला हुआ है, इधर लद्दाख में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, ये यहाँ लद्दाख में इसका विस्तार भारत के अंदर फैला हुआ है, ये लद्दाख में फैला हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा विस्तार इसका चला जाता है दोस्तों अक्साई चीन में, यानी कि ये जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये श्रेणी फैली हुई है। और अंतिम रूप से फिर ये तिब्बत में जाकर के दोस्तों क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस श्रेणी का विस्तार प्रमुख रूप से कहाँ तक फैला हुआ है, तो पाक अधिकृत कश्मीर, उसके बाद सिंजियांग चीन, उसके बाद लद्दाख भारत में, अक्साई चीन क्षेत्र में फैला हुआ है और अंतिम रूप से तिब्बत में फैला हुआ है। तो ये हुआ काराकोरम श्रेणी का विस्तार। देखिए एक बार फिर से आ जाते हैं वापस अपनी उसी स्लाइड पर कि हम पढ़ रहे हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कौन सी पर्वतमाला, तो काराकोरम पर्वतमाला। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो कि उच्च एशिया की रीढ़ कहलाती है, और इस श्रेणी का उद्गम पामीर के पठार पर पामीर ग्रंथि से होता है। पामीर ग्रंथि से 3 पर्वतमालाएं निकलती हैं, क्युनलुन, हिंदुकुश और काराकोरम श्रेणी। ये श्रेणी भारत की सबसे उत्तरतम पर्वतमाला है, भारत की सबसे उत्तरतम पर्वतमाला है या भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। और इसका विस्तार प्रमुख रूप से पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर सिंजियांग चीन, लद्दाख भारत, अक्साई चीन और तिब्बत में फैला हुआ है। लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में ये श्रेणी फैली हुई है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आई, ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। अब क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, तो अगर आप लिखने में थोड़ा सा आपको मैं जल्दी किसी लाइन को बोल देता हूँ, तो आप वीडियो को या तो स्लो कर लीजिए या फिर उसको थोड़ा सा बैकवर्ड करके वापस से
देख लिया कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं काराकोरम श्रेणी पर कि काराकोरम श्रेणी की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, लगभग 500 किलोमीटर है। और अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 5800 से 6000 मीटर के करीब इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों। और ये जो काराकोरम श्रेणी है, ये श्रेणी प्रमुख रूप से इसकी ऊंचाई के अगर आधार पर हम देखें तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों काराकोरम की, वो सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। यानी कि काराकोरम की औसत ऊंचाई, देखिए एक तो ये पॉइंट भी यहां पर नोट कर लीजिए कि ये भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। भारत की, यही कर लेता हूं, सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है, उत्तरतम पर्वत श्रेणी है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि काराकोरम का शाब्दिक अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। ये काराकोरम जो शब्द है वो काराकोरम शब्द किर्गिज भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, किर्गिज भाषा का शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। तो ये जो पर्वतमाला है इसको कृष्णगिरी भी कहा गया है पुराणों में। काराकोरम को ही पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। काराकोरम को कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है, कहाँ, पुराणों में। इस बात को भी लिख लीजिए कि काराकोरम को पुराणों में कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। काराकोरम शब्द किर्गिज भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, तो किर्गिज भाषा का शब्द है। काराकोरम कौन सी भाषा का शब्द है, तो किर्गिज भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है दोस्तों काली भुरभुरी मिट्टी। इसका क्या अर्थ होता है, काली भुरभुरी मिट्टी। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें इस श्रेणी की औसत ऊंचाई की, तो इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो मुझे बताया 5800 से लेकर और 6000 मीटर के करीब इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो पहले तो हम इसकी चोटियों की बात करते हैं कि इस पर कौन कौन सी चोटियां हैं। तो सर्वोच्च चोटी तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों इस पर, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन इसकी सर्वोच्च चोटी है। अब ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी, वो सर्वोच्च चोटी है कहां पर, तो वो POK में है। यहाँ पर आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है POK दोस्तों, और POK में ये यहाँ पर एक चोटी है इस पर, और इस चोटी को कहा जाता है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इस चोटी को क्या कहा जाता है दोस्तों, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो ये यहाँ पर K2 गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी है वो कहाँ है दोस्तों, तो ये POK क्षेत्र में है। कहाँ पर है ये, POK में है। ये K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और ये K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है दोस्तों, तो ये POK में है। इधर कौन से क्षेत्र में आती है, POK में। दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर ये रेड कलर की जो चोटी दिखाई दे रही है ये है K2। कौन सी चोटी है दोस्तों, K2। इसको कहा जाता है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और ये यहाँ की क्या है दोस्तों, तो ये सर्वोच्च चोटी है, ये K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी, देखिए काराकोरम की एवरेज हाइट तो कितनी है 5800 से और 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लेकिन अगर बात करें कि इसकी सर्वोच्च चोटी की, तो इसकी सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। यहाँ पर मैं एक स्लाइड और ले लेता हूं, और इस स्लाइड पर हम प्रमुख रूप से अब इसकी चोटियों की बात करेंगे दोस्तों, है ना। हम पढ़ रहे हैं कौन सी श्रेणियां, काराकोरम श्रेणी। तो सबसे पहली बात तो काराकोरम श्रेणी पर अगर हम बात करें कि काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है दोस्तों, तो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पर एक एक पॉइंट को मैं नोट भी करवा देता हूँ आपको, है ना। तो काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। इधर ले लेते हैं इसको, काराकोरम श्रेणी। एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगी, काराकोरम श्रेणी की औसत ऊंचाई। इस श्रेणी की अगर हम बात करें औसत ऊंचाई की, तो इस श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों,
तो इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 5800 से और 6000 मीटर के मध्य है, यानी कि बहुत ऊंची पर्वत चोटी है। ये पर्वत जो है माला है। औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 5800 से 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी की दोस्तों, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी ऊंची चोटी मानी जाती है K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि काराकोरम की सर्वोच्च चोटी, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च चोटी, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है दोस्तों, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। K2 गॉडविन ऑस्टिन है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। K2 गॉडविन ऑस्टिन है। अब ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है दोस्तों, इसी K2 गॉडविन ऑस्टिन को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसी को सेवेज पर्वत कहते हैं, इसी को गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है। K2 गॉडविन ऑस्टिन के कई नाम देखने को मिलते हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन को अनेक उपनामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके उपनामों की, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन के कई उपनाम हैं। इसी को कहा जाता है सेवेज पर्वत। क्या कहा जाता है दोस्तों, सेवेज पर्वत भी इसको कहा जाता है। K2 गॉडविन ऑस्टिन को ही, K2 गॉडविन ऑस्टिन को ही कहा जाता है सेवेज पर्वत। अगर हम बात करें इसके उपनामों की, तो इसे कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे कि इसके क्या क्या उपनाम हो जाएंगे दोस्तों, तो इसके उपनामों में हमें इसका नाम मिलता है, एक तो सेवेज पर्वत, सेवेज पर्वत, सेवेज पर्वत। इसी के अगर हम उपनामों की बात करें, तो इसके उपनामों में अगला जो उपनाम मिलता है गौरी नंदा पर्वत भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौरी नंदा पर्वत, गौरी नंदा पर्वत भी इसको कहा जाता है। इसी को कहा जाता है गौरी नंदा पर्वत, K2 गॉडविन ऑस्टिन को। अगर हम बात करें K2 गॉडविन ऑस्टिन की, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन यहाँ की सर्वोच्च चोटी तो है ही, लेकिन ये K2 गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। यानी कि माउंट एवरेस्ट के बाद अगर बात करें तो ये हो जाती है विश्व की दूसरी ऊंची चोटी। K2 गॉडविन ऑस्टिन या K2 विश्व की दूसरी, सेकंड, विश्व की सेकंड या हम कहें दूसरी, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। K2 विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है दोस्तों। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 8611 मीटर। यानी कि ये 8611 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये POK में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो POK में स्थित है। ये चोटी POK में स्थित है, POK में स्थित है। पाकिस्तान के अधिकार में आती है फिलहाल ये चोटी। तो पाकिस्तान ने अभी इसका नाम परिवर्तन भी किया है। पाकिस्तान ने K2 गॉडविन ऑस्टिन का नाम शाहगौरी पर्वत जो है किया है, शाहगौरी पर्वत। पाकिस्तान के द्वारा इसको नाम दिया गया है शाहगौरी पर्वत, शाहगौरी। और अन्य उपनाम मिलते हैं सेवेज पर्वत या गौरी नंदा पर्वत। ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, और ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। तो नोट डाउन करके लिखिए कि विश्व की ऊंची या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो कौन सी है, सबको पता है, वो है माउंट एवरेस्ट। नोट डाल के इस बात को भी यहां लिख लीजिए कि विश्व की सर्वोच्च चोटी, विश्व की सर्वोच्च चोटी
माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट है। और इसी माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? सागर माथा, या इसी को चोमोलुंगमा भी कहा जाता है। और ये नेपाल में है दोस्तों। कहाँ पर है? नेपाल में। और ये महान हिमालय पर है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेपाल में महान हिमालय पर है। ये है माउंट एवरेस्ट। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये तो है 8,611 मीटर ऊंची। ये तो कितनी है? 8,611 मीटर ऊंची। और ये जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, इस माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। तो ये इससे थोड़ी ही कम है। 8,848 है और ये 8,611 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट के बाद हम कह सकते हैं विश्व की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो वो है गॉडविन ऑस्टिन, या जिसे गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है। अब भारत के संबंध में बात करें तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है नक्शे के अनुसार। अगर भारतीय नक्शे के आधार पर देखें तो पीओके जो क्षेत्र है वो भारत में ही है नक्शे के आधार पर। लेकिन वर्तमान में वास्तविक रूप से उस पर अधिकार किसका है दोस्तों? तो वास्तविक रूप से उस पर अधिकार है किसका? पाकिस्तान का। लेकिन हम नक्शा अपना पीओके तक मानते हैं। इधर देखिए, हमारा जो नक्शा है हम कहाँ तक बनाते हैं? यहाँ पीओके तक बनाते हैं। तो पीओके में नक्शा हमारा जो है, नक्शे के आधार पर देखें तो भारत का विस्तार पीओके तक फैला हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो काराकोरम जो श्रेणी है ये पीओके में जो फैली हुई है, तो फिलहाल वास्तविक रूप से तो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में, लेकिन भारत में ही फैली हुई है। तो इस आधार पर ये केटू गॉडविन ऑस्टिन भारतीय नक्शे के अनुसार भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी है क्योंकि पीओके भारत का ही भाग है। तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो गॉडविन ऑस्टिन है या केटू गॉडविन ऑस्टिन है, तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला पॉइंट लिख लीजिए इसमें कि केटू भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी है। केटू भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये भी पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए। इसका ले लीजिए आप एक बार स्क्रीन शॉट। देखिए एक बार मैं आपको सारे स्क्रीन शॉट दे देता हूं वापस से। यहां पर देखिए हमने स्टार्ट किया था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के रूप में इसको बांटा गया था। इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बाद हमने बात की थी उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में पहला ट्रांस हिमालय की, और ट्रांस हिमालय को कहते हैं पार हिमालय, और इसी को कहा जाता है तिब्बत हिमालय। इस पार हिमालय या तिब्बत हिमालय में चार प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? काराकोरम श्रेणी जो सबसे उत्तर में फैली हुई है, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, और उसके बाद है जास्कर श्रेणी, और चौथी श्रेणी तिब्बत में फैली हुई है जिसे कहा जाता है कैलाश श्रेणी। ठीक है, तो चार श्रेणियां हैं। इन चार श्रेणियों में सबसे पहले हमने बात की है किसकी? काराकोरम श्रेणी की। और काराकोरम श्रेणी इस ट्रांस हिमालय की, या हम कहें तो भारत की सबसे उत्तरतम पर्वतमाला है, जिसका उद्गम पामीर ग्रंथि से होता है, जो पामीर के पठार से निकलती है। और ये पर्वतमाला प्रमुख रूप से उच्च एशिया की रीढ़ कहलाती है और भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। तीसरी बात हम करें कि इस श्रेणी का जो विस्तार फैला हुआ है दोस्तों, तो इस श्रेणी का विस्तार प्रमुख रूप से जो फैला हुआ है वो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? तो इसका विस्तार फैला हुआ है पीओके में, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में, गिलगित और बाल्टिस्तान में, सिंजियांग चीन में, लद्दाख भारत में, और अक्साई चीन और तिब्बत में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि ये लगभग 500 किलोमीटर लंबी है, और औसत ऊंचाई जो है इसकी वो कितनी है दोस्तों? तो इसकी औसत ऊंचाई 5800 से 6000 मीटर है। और ये 5800 से 6000 मीटर के साथ काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी है वो यहाँ पर है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो पीओके में स्थित है। 8611 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके कई उपनाम हैं। इसे सेवेज पर्वत कहते हैं, इसे गौरी नंदा पर्वत कहते हैं। और केटू विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। साथ ही साथ विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, महान हिमालय पर।
और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और K2 भारत की सर्वोच्च चोटी भी मानी जाती है नक्शे के आधार पर। तो यहां तक बात हुई। अब हम बात करें कि इस काराकोरम पर अन्य कौन कौन सी चोटियां हैं जो कि K2 गॉडविन ऑस्टिन के अलावा और भी हैं। तो देखिए अन्य चोटियां यहां पर कौन कौन सी हो जाएंगी, सिर्फ नाम नाम आप याद रखना इनके। तो ये चोटियां हैं अन्य चोटियां, यहां पॉइंट डाल देते हैं अन्य चोटियां, अन्य चोटियां, अन्य चोटियां। तो यहां पर अन्य जो चोटियां हैं वो दोस्तों कौन कौन सी हो जाती हैं, तो K2 तो है ही, K2 के बाद यहां पर है ब्रॉड पीक, गासेर ब्रह्म, मासेर ब्रह्म, ठीक है ना। इसके अलावा साल्टोरा कांगरी, ये यहाँ की अन्य चोटियां हैं। देखिए अन्य चोटियां कौन कौन सी हो जाती हैं यहाँ पर, तो एक तो है दोस्तों ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक यहाँ की अन्य चोटी है ब्रॉड पीक। इसके अलावा है यहाँ पर गासेर ब्रह्म, गासेर ब्रह्म, ये भी यहाँ की अन्य चोटी है। इसके अलावा है मासेर ब्रह्म, मासेर ब्रह्म, मासेर ब्रह्म, ये भी यहाँ की अन्य चोटी है। इसके अलावा यहाँ पर है साल्टोरा कांगरी, साल्टोरा कांगरी, ये भी यहाँ की एक चोटी है, साल्टोरा कांगरी। देखिए ये यहाँ की अन्य चोटियां हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काराकोरम श्रेणी की अन्य प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं K2 के अलावा, तो यहाँ पर है ब्रॉड पीक, यहीं पर है गासेर ब्रह्म, यहीं पर है मासेर ब्रह्म, यहीं पर है साल्टोरा कांगरी। तो ये यहाँ की और अन्य चोटियां हैं जो कि इसी काराकोरम श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। अब देखिए यहां पर इस काराकोरम श्रेणी की अगर हम बात करें तो काराकोरम श्रेणी पर कई दर्रे भी हैं। क्या है, दर्रे। और दर्रे क्या होते हैं दोस्तों, दर्रे होते हैं आवागमन के मार्ग। दर्रों से मतलब है कि पर्वतों के मध्य सकरे रास्ते, और ये सकरे रास्ते प्रमुख रूप से दो स्थानों को कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक पर्वतमाला को पार करने में सहायता देते हैं, क्योंकि एक पर्वतमाला को हम ऊपर चढ़कर तो पार नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से जो है यहाँ पर दर्रे बनाए जाते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। तो प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जो यहाँ इस पर्वतों के मध्य में जो दर्रे होते हैं वो प्रमुख रूप से आवागमन का मार्ग प्रदान करते हैं। तो यहाँ कौन कौन से दर्रे हैं, दो प्रमुख दर्रों की मैं यहाँ पर बात करूंगा। एक दर्रा तो है काराकोरम दर्रा, और एक यहाँ काराकोरम के अलावा यहाँ जो इस श्रेणी पर जो दर्रा है वो दर्रा है दोस्तों यहाँ पर काराकोरम, और एक है अघिल दर्रा। कौन सा दर्रा है, अघिल दर्रा। तो दो प्रमुख दर्रे हैं, एक तो है काराकोरम दर्रा और एक है यहाँ पर अघिल दर्रा। तो पॉइंट डाल दीजिए अगला, काराकोरम पर स्थित दर्रे। अब देखिए मैं यहाँ पर इसमें ये दोनों दर्रे आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये दोनों दर्रे वास्तव में है कहाँ पर, तो ये पीओके में है। कहाँ पर है, पीओके क्षेत्र में ही ये दोनों दर्रे स्थित है। एक दर्रा तो कौन सा है दोस्तों यहाँ पर, तो एक दर्रा तो है काराकोरम दर्रा। यहाँ पर देखिए इस मानचित्र में आपको यहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ पर है ये काराकोरम दर्रा। एक दर्रा तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, काराकोरम दर्रा है, ये काराकोरम दर्रा है। और एक दर्रा यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, तो एक दर्रा है यहाँ पर अघिल दर्रा। कौन सा दर्रा है, अघिल दर्रा। ये दो दर्रे हैं, काराकोरम दर्रा और एक दर्रा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अघिल दर्रा। दो प्रमुख दर्रे इस श्रेणी पर स्थित हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको पॉइंट को नोट कर लेते हैं, अलग से एक स्लाइड ले लेते हैं और पॉइंट डाल दीजिए काराकोरम पर स्थित प्रमुख दर्रे। अगला पॉइंट हो जाएगा काराकोरम पर स्थित प्रमुख दर्रे। काराकोरम पर स्थित प्रमुख दर्रे, काराकोरम पर स्थित प्रमुख दर्रे। अब इस श्रेणी की अगर हम दर्रों की बात करें दोस्तों, तो इस श्रेणी पर प्रमुख रूप से दो दर्रे स्थित हैं जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर, दो। तो जो दो दर्रे हैं काराकोरम पर, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दर्रा है आपका, जो सबसे महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टिकोण से, वो दर्रा है काराकोरम दर्रा। नंबर एक पे तो कौन सा दर्रा हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर एक पर है
काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा नंबर 1 पर तो है काराकोरम दर्रा। ये जो दर्रा है दोस्तों काराकोरम, ये पीओके में स्थित है। वैसे दोनों ही दर्रे कहाँ हैं? तो पीओके में। दोनों के दोनों जो दर्रे हैं काराकोरम पर, वो कहाँ है? तो पीओके में। तो ये पीओके में है पहली चीज। तो ये दर्रा कहाँ पर स्थित है? पीओके में स्थित है। कहाँ स्थित है? पीओके में स्थित है। एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए आप लोग। ये दर्रा पीओके में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, ये दर्रा है कहाँ पर? तो पीओके में स्थित है। पीओके में स्थित है, पहली चीज। दूसरी बात अगर हम करें इस दर्रे के बारे में, तो ये जो दर्रा है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये दर्रा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, या विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लगभग 5500 मीटर की हाइट पर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, पहली बात। ये जो दर्रा है काराकोरम, वो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लगभग कितना है? तो 5500 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी मीटर ऊंचाई पर है? ये लगभग 5500 मीटर की हाइट पर है। इस आधार पर देखें तो ये विश्व का क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि कोई भी दर्रा जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं अक्सर, तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि वो दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ रहा है। तो क्योंकि ये पीओके में है तो ये पीओके को ऊपर चीन से जोड़ता है। यहाँ पर देखेंगे आप इस मानचित्र में, तो यहाँ ये पीओके क्षेत्र है पूरा, तो पीओके क्षेत्र को पूरा का पूरा जो पीओके क्षेत्र है उसको चीन के साथ जोड़ने वाले दर्रे हैं ये दोनों ही, अघील दर्रा और काराकोरम दर्रा। तो ये जो अघील दर्रा है इधर, तो और इधर कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। दोनों ही दर्रे जो है पीओके क्षेत्र को किससे जोड़ते हैं? तो चीन के साथ जोड़ते हैं। चीन के कौन से प्रांत को? तो इधर सिंजियांग प्रांत है चीन का, तो सिंजियांग प्रांत को जोड़ते हैं। और इधर ये गिलगित है, गिलगित और बाल्टिस्तान, तो गिलगित बाल्टिस्तान को इधर सिंजियांग चीन से जोड़ते हैं पीओके में ये दोनों ही दर्रे। तो यहां पर पॉइंट डाल दीजिए अगला कि यह दर्रा, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह दर्रा पीओके, और पीओके में कौन से क्षेत्र? गिलगित, और एक क्षेत्र है कौन सा? बाल्टिस्तान। पीओके में गिलगित एवं बाल्टिस्तान, इन दोनों क्षेत्रों को चीन से जोड़ता है। तो ये दर्रा पीओके, और पीओके में कौन से क्षेत्र? गिलगित एवं बाल्टिस्तान को। तो किससे कनेक्ट कर रहा है ये दर्रा? तो ये दर्रा कनेक्ट करता है पीओके एवं बाल्टिस्तान को किससे? चीन से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? तो चीन से। पीओके को चीन, और चीन में कौन सा प्रांत है यहाँ पर? तो सिंजियांग प्रांत है। सिंजियांग प्रांत। तो यहां चीन को जोड़ता है। पीओके को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। चीन से जोड़ता है। ये जो दर्रा है वो पीओके को किससे जोड़ता है दोस्तों? तो वो पीओके को चीन से जोड़ता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान में इस दर्रे पर किसका अधिकार है? तो वर्तमान में सिर्फ पाकिस्तान का अधिकार नहीं है तो ये पीओके में, लेकिन वर्तमान में ये दर्रा चीन के अधिकार में, क्योंकि पीओके में स्थित इस दर्रे को पाकिस्तान के द्वारा चीन को सौंप दिया गया है। तो पाकिस्तान ने इस दर्रे पर जो अधिकार है वो चीन को दे दिया है। ये जो दर्रा है वो चीन की बॉर्डर पर है, इधर देखिए यहाँ पर। तो ये जो दर्रा है इसको वर्तमान में
पाकिस्तान के द्वारा किसको सौंप दिया गया है? चीन को सौंप दिया गया है। तो वर्तमान में ये चीन के अधिकार में, और चीन ने यहाँ से एक सड़क मार्ग भी निकाला है, काराकोरम सड़क मार्ग, जो कि पीओके से पाकिस्तान को जाता है। तो इस दर्रे में चीन के द्वारा निर्मित काराकोरम सड़क मार्ग भी स्थित है। बहुत ही खूबसूरत सड़क मार्ग है। कौन सा सड़क मार्ग है? काराकोरम सड़क मार्ग, जो चीन के द्वारा निर्मित है। तो ये पॉइंट भी इस पर लिख लीजिए कि वर्तमान में यह चीन के अधिकार में है। वर्तमान में यह चीन के अधिकार में है। चीन के अधिकार में है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे किसे सौंप दिया? चीन को सौंप दिया। तो वर्तमान में चीन के अधिकार में है, और चीन ने यहाँ पर एक सड़क मार्ग निकाला है। तो कौन सा सड़क मार्ग है इसमें? चीन द्वारा निर्मित काराकोरम सड़क मार्ग इसी दर्रे में स्थित है। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि चीन द्वारा निर्मित काराकोरम सड़क मार्ग। कौन सा सड़क मार्ग? तो काराकोरम सड़क मार्ग, चीन द्वारा निर्मित काराकोरम सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसी दर्रे से होकर गुजरता है। और ये जो सड़क मार्ग है वो चीन के सिंजियांग से और पीओके और पाकिस्तान तक जाता है। ध्यान रखना, सिंजियांग से और पीओके तक आता है। तो कौन सा सड़क मार्ग है? काराकोरम सड़क मार्ग, जो चीन के द्वारा इसी दर्रे में निर्मित किया गया है। तो ये तो बात हो गई कौन से दर्रे की दोस्तों? तो ये तो हो गई बात काराकोरम दर्रे की। कौन सा दर्रा है दोस्तों? ये काराकोरम दर्रा। अब एक दर्रा और है, और वो दर्रा कौन सा है दोस्तों? तो वो दर्रा है अघील दर्रा। कौन सा दर्रा है? अघील दर्रा। और ये अघील दर्रा भी कहां पर है? तो ये भी दोस्तों पीओके में ही स्थित है। पीओके में ही स्थित है। कौन सा दर्रा? अघील दर्रा। ये यहां पर दिख रहा है आप सबको, या इधर इसको यहां पर यहां कर देते हैं, ठीक है ना, यहां लिख देते हैं, ये लो। तो एक दर्रा और है, और उस दर्रे का नाम है दोस्तों क्या? अघील दर्रा। दूसरा दर्रा कौन सा है? अघील दर्रा। नंबर 1 पर तो हो गया काराकोरम दर्रा, और नंबर 2 पर हो गया कौन सा दर्रा दोस्तों? तो अघील दर्रा। पॉइंट नंबर 2 पे डाल दो, कौन सा दर्रा हो गया? अघील दर्रा। और ये भी पीओके में स्थित है। अघील दर्रा, अघील दर्रा। अघील जो दर्रा है वो भी कहां पर है? पीओके में, काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। ये भी कहां है? तो पीओके में स्थित है, पीओके में। और ये भी किसको जोड़ रहा है दोस्तों? तो पीओके को चीन से जोड़ता है। ये भी किसको जोड़ता है? तो पीओके को चीन से जोड़ता है। इसमें भी नोट कर लीजिए, अघील दर्रा भी पीओके को चीन से जोड़ता है। चीन से जोड़ता है। चीन और पीओके में आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? तो ये हो गया आपका अघील दर्रा। ये भी पीओके में। इसके अलावा और भी छोटे मोटे कई दर्रे हैं दोस्तों, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको दोनों दर्रे यहाँ लिखवा दिए। एक तो काराकोरम दर्रा, और दूसरा दर्रा कौन सा हो गया दोस्तों? तो वो हो गया अघील दर्रा। तो इन दोनों दर्रों को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको, नोट्सों को आप अच्छे से बनाते चलिए, और कंप्लीट इसका मैं आप लोगों को अध्ययन करवाऊंगा। एकदम विस्तार से इस पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी को पढ़ाऊंगा। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को बिल्कुल जो है डिटेल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए।
दो दर्रों की बात हो गई। अब अगर बात करें काराकोरम श्रेणी पर, तो काराकोरम श्रेणी पर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। ग्लेशियर मतलब बर्फ की जमी हुई नदियां, या जिनको हम कहते हैं हिमनद। तो यहाँ इस श्रेणी पर, क्योंकि ये बहुत ऊंची श्रेणी है और इसकी जो एवरेज हाइट है, मैंने बताया कि इसकी एवरेज हाइट 5800 से और 6000 मीटर के करीब इसकी एवरेज हाइट है। तो इतनी ज्यादा एवरेज हाइट होने के कारण यहाँ पर वर्ष भर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो माइनस में रहता है, क्योंकि 4400 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में हिमरेखा पाई जाती है। और 4400 मीटर की ऊंचाई पर, उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो 4400 मीटर ऊंचाई से जाने पर प्रमुख रूप से तापमान बहुत ज्यादा कम होता चला जाता है। तो तापमान के बहुत ज्यादा कम हो जाने के कारण 4400 मीटर की ऊंचाई से अधिक अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर बर्फ की चादर जमी हुई मिलेगी। और बर्फ की चादर जो है प्रमुख रूप से वर्ष भर इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरी श्रेणी को ढक करके रखती है। तो इससे बड़ी बड़ी नदियां, बर्फ की जमी हुई नदियां जिनको हम बोलते हैं, तो बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। तो अब इस श्रेणी पर प्रमुख रूप से ये जमे हुए ग्लेशियर या बर्फ की जमी हुई जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, हिमनद जिनको हम बोलते हैं, जहां से जल पिघल करके बहुत सी नदियों का भी उद्गम होता है। तो ये कौन कौन से हैं काराकोरम श्रेणी पर, तो उनकी चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, काराकोरम पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा काराकोरम पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर। नेक्स्ट, काराकोरम पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर। 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 अब ये यहाँ पर काराकोरम पर कौन कौन से ग्लेशियर मौजूद हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैं काराकोरम श्रेणी को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बारे में, है ना। तो अब पॉइंट डाल दो, काराकोरम पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर कौन कौन से, यहाँ पर बहुत सारी बर्फ की जमी हुई हिमनद हैं, जमी हुई नदियां हैं। देखिए ग्लेशियर क्या होते हैं। ग्लेशियर जो होते हैं दोस्तों, प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो जो कोई भी पर्वत श्रेणी होती है, तो उस पर्वत श्रेणी पर लगभग कितने मीटर की हाइट पर, तो हम बात करें तो 4400 मीटर की हाइट पर। देखो जैसे कि ये पर्वत श्रेणी है, ये कोई पर्वत श्रेणी है, तो पर्वत श्रेणियों पर लगभग कितना 4400 मीटर की हाइट की अगर हम बात करें, ये पर्वत श्रेणी मैंने बना दिया आपको इमेजिन करके, ये मान के चलिए ये पर्वत श्रेणियां हैं, ये है पर्वत श्रेणियां, ये ऊंची ऊंची यहाँ की चोटियां हैं, ये चोटियां हैं ऊंची ऊंची। कोई भी पर्वत श्रेणी है जिस पर ये ऊंची ऊंची मान के चलिए पर्वत चोटियां हैं। तो यहाँ कोई भी जो पर्वत श्रेणी होती है, उस पर्वत श्रेणी पर अगर हम बात करें तो 4400 मीटर तक, जैसे जैसे एक आपने साइंस में पढ़ा होगा कि 4400 मीटर, जैसे जैसे हम वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। ये वायुमंडल में तापमान में जो कमी आती है वो क्षोभ मंडल में आती है, यानी कि वायुमंडल के अंदर जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उस क्षोभ मंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में क्या आती जाती है दोस्तों, कमी आती जाती है। और इसी को कहते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर। आपसे पूछ लिया जाए कि तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या होती है, तो तापमान की सामान्य ह्रास दर से मतलब है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने से तापमान में कमी आती जाती है। और ये जो कमी आती है वो आती है दोस्तों प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती जाती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान धरातल की अपेक्षा कम होता जाएगा। जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, तापमान धरातल की अपेक्षा बहुत ही कम होता जाएगा। और अंततः 4400 मीटर पर जब हम पहुंच जाएंगे तो लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर एक स्थिति ये आएगी कि यहाँ से तापमान माइनस में चला जाता है, यानी कि जीरो के
नीचे का जो है तापमान हो जाता है माइनस में, 0 डिग्री से माइनस में चलने लग जाता है तापमान, -1, -2, -3, -4 इस तरह से। अब क्योंकि इसकी जो काराकोरम की एवरेज हाइट है वो एवरेज हाइट कितनी है दोस्तों, तो इसकी एवरेज हाइट मैंने बताया कि 5800 से 6000 मीटर के करीब है, तो 4400 मीटर पर एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। और ये जो 4400 मीटर पर काल्पनिक जो रेखा है दोस्तों, इस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है हिम रेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों, हिम रेखा कहा जाता है। एक 4400 मीटर की हाइट पर एक काल्पनिक रेखा पाई जाती है और इस काल्पनिक रेखा को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हिम रेखा कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं एक काल्पनिक रेखा, तो 4400 मीटर की हाइट पर एक काल्पनिक रेखा मानी गई है और इस काल्पनिक रेखा को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इस काल्पनिक रेखा को ही हिम रेखा कहा जाता है। ये जो काल्पनिक रेखा है इसको माना जाता है, इसको कहा जाता है हिम रेखा। क्या कहा जाता है, हिम रेखा। कितने मीटर की हाइट पर होती है, सॉरी चला गया, कितने मीटर की हाइट पर होती है ये हिम रेखा, तो ये 4400 मीटर की हाइट पर होती है। कितने मीटर की हाइट पर होती है, 4400 मीटर की हाइट पर होती है और इसी को क्या कहा जाता है, हिम रेखा। इसे हिम रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा है और ये है काल्पनिक रेखा, कौन सी रेखा, हिम रेखा। अब ये जो हिम रेखा है ये 4400 मीटर की हाइट पर पाई जाती है, 4400 मीटर की हाइट पर होती है। इसका मतलब इस हाइट पर जाने पर टेम्परेचर किस में आ जाता है दोस्तों, तो माइनस में आना प्रारंभ हो जाता है। यहां से ऊपर टेम्परेचर आपको माइनस में मिलेगा, तो यहां से ऊपर जब टेम्परेचर माइनस में मिलेगा तो इसका मतलब ऊपर बहुत कम तापमान होने से बर्फ की जमी हुई नदियां मिलेंगी, बड़े बड़े हिमनद मिलेंगे, बड़े बड़े आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। तो जो चोटियां हैं 4400 मीटर की अधिक हाइट पर या 4400 मीटर से अधिक हाइट पर जो भी चोटियां हैं वो वर्ष भर किससे ढकी रहती हैं दोस्तों, तो वो बर्फ से ढकी रहती हैं पूरे साल। किससे ढकी रहती हैं, पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि माइनस में रहता है तापमान, यहाँ किसमें रहता है, माइनस में। तो इस कारण यहाँ इन चोटियों पर बहुत बड़े बड़े क्या बन जाते हैं दोस्तों, हिमनद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े हिमनद बन जाते हैं, बर्फ की जमी हुई नदियां बन जाती हैं जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। ये बड़े बड़े हिमनद बन जाते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं जमी हुई नदियां, या इन्हीं को कहते हैं हिमनद, या इन्हीं को कहते हैं ग्लेशियर। ये क्या बन जाते हैं यहाँ पर 4400 मीटर से ऊंची हाइट पर हिमनद, जिन्हें कहा जाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर। तो यहाँ ये जो काराकोरम है इसकी ऊंचाई अत्यधिक होने के कारण विश्व के सबसे ज्यादा ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। विश्व के सर्वाधिक ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व के सर्वाधिक ग्लेशियर, विश्व के सर्वाधिक ग्लेशियर, विश्व के सर्वाधिक ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। पहली बात, विश्व के सर्वाधिक ग्लेशियर कौन सी श्रेणी पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो काराकोरम पर पाए जाते हैं। अब ये जो विश्व के सबसे ज्यादा ग्लेशियर इस श्रेणी पर पाए जाते हैं, तो कौन कौन से ग्लेशियर हैं यहाँ पर, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इस श्रेणी के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा यहाँ पर है बाल्टोरा, यहीं पर है हिस्पर, यहीं पर है चोमोलुंगमा, खार्दोपीन, बहुत सारे ग्लेशियर हैं। तो इस श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियरों की अगर हम बात करेंगे एक एक करके, तो सबसे पहला जो ग्लेशियर आएगा यहाँ पर वो कौन सा आएगा दोस्तों, तो वो आएगा सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन। सबसे पहले यहाँ के प्रमुख ग्लेशियरों में बात करें तो नंबर 1 पे लिख लीजिए सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। इस श्रेणी पर सबसे प्रमुख ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा दोस्तों, तो सियाचिन ग्लेशियर।
ये यहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, मैं कहूँगा सबसे प्रमुख ग्लेशियर है। ये सियाचिन जो ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर। अगर हम नक्शे पर देखें इस ग्लेशियर की स्थिति को, तो ये जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर देखिए लद्दाख वाले क्षेत्र में, ये यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर का है। ये यहाँ पर ये पूरा हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है वो है सियाचिन ग्लेशियर, ये पूरा सियाचिन है। तो ये एक बहुत ही विशाल ग्लेशियर है यहाँ सियाचिन, जो लद्दाख क्षेत्र में है, थोड़ा पीओके में भी है, थोड़ा अक्साई चीन वाले क्षेत्र में भी है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें सबसे प्रमुख ग्लेशियर सियाचिन की, तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों ये काराकोरम पर स्थित है। और दूसरी बात अगर हम करें तो विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो पॉइंट क्या डालेंगे आप, सियाचिन ग्लेशियर, और इसमें लिखेंगे कि यह विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में, विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में, गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में। दूसरा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है दोस्तों सियाचिन। पहली बात नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। पहली बात गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में। अब गैर ध्रुवीय क्षेत्रों से मतलब समझना, देखिए दो प्रकार के क्षेत्र विश्व में पाए जाते हैं, एक तो ध्रुवीय क्षेत्र और एक होते हैं गैर ध्रुवीय क्षेत्र। एक तो कौन से क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र, और एक क्षेत्र कौन से होते हैं, गैर ध्रुवीय क्षेत्र। आपको पता है कि पृथ्वी पर जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो पृथ्वी पर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं वहां सबसे ज्यादा लंबे समय तक यानी कि 6 महीने का दिन रहता है, 6 महीने की रात रहती है, यानी कि सबसे ज्यादा सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त होती हैं। तो सबसे कम ताप प्राप्त करते हैं कौन से क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। तो यहाँ पर वर्ष भर जो है तापमान माइनस में ही रहता है, बिल्कुल कम रहता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर विश्व में आपको देखने को मिलेंगे तो वो कहाँ देखने को मिलेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा विश्व में सबसे ज्यादा ग्लेशियर अगर कहीं हैं तो वो कहाँ पर है, तो वो काराकोरम श्रेणी पर ही है। अब यहाँ गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवों को छोड़ दें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है गैर ध्रुवीय क्षेत्रों का, और वो कौन सा है, तो वो है सियाचिन। मैंने लिखा ना कि विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके अलावा अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर तो सियाचिन है, तो गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो इस बात को नोट डाल के लिख लीजिए कि गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है दोस्तों वो है कजाकिस्तान के अंदर, और वो ग्लेशियर है फेदचेंको ग्लेशियर। तो यहां पर ही नोट डाल के लिख लीजिए कि गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा फेदचेंको। और ये फेदचेंको कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है तजाकिस्तान में। कहाँ पर है, तजाकिस्तान में। ये दुनिया का गैर ध्रुवीय क्षेत्रों का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों फेदचेंको, इसको भी नोट कर लीजिए। और गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दुनिया का
दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। वो कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अगला पॉइंट। अब अगर बात आ जाए कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है विश्व का, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो अंटार्कटिका पर है। ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो कि कहां पर है? अंटार्कटिका में है। इसको भी नोट डाल के लिख लीजिए कि ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या लिखेंगे? ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो ये कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों में? तो ये है लैम्बर्ट ग्लेशियर। कौन सा है? लैम्बर्ट। और ये जो लैम्बर्ट है, लैम्बर्ट ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका पर है लैम्बर्ट ग्लेशियर। और कहाँ है? तो अंटार्कटिका पर है, अंटार्कटिका पर है, अंटार्कटिका पर है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो लैम्बर्ट है। ठीक है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। और लैम्बर्ट ग्लेशियर कहां पर है दोस्तों? तो ये लैम्बर्ट जो ग्लेशियर है वो है आपका कहां पर? तो अंटार्कटिका में है। कहां पर है? अंटार्कटिका में। इस बात को भी कर लीजिए आप नोट। देखिए, यहां पर हमने बात की थी कि गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है फेदचेंको, जो कि तजाकिस्तान में। और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है सियाचिन। इसी आधार पर देखें तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर हम इसकी बात करें तो जो सियाचिन है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन सबिंद्र सिंह एक भूगोलवेत्ता है, एक भूगोल शास्त्री हैं सबिंद्र सिंह, उन्होंने ससाईमी को बताया है। तो यहाँ कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ज्यादातर जो सोर्स हैं वो बताते हैं भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो सियाचिन है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो सियाचिन है। लेकिन एक सबिंद्र सिंह लेखक हैं भारतीय भूगोल के, विश्व भूगोल उन्होंने लिखा है। तो सबिंद्र सिंह के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है ससाईमी। कौन सा है दोस्तों? ससाईमी। इसको यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, कभी कंफ्यूजन हो जाए, प्रश्न में ऐसा आ जाए। तो सबिंद्र सिंह के अनुसार, सबिंद्र सिंह के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इन्होंने बताया है सियाचिन को, ससाईमी को, सॉरी, इसको बताया है ससाईमी को। तो ये कंफ्यूजन पैदा कर देता कई बार। इनकी जो बुक्स है उसमें सबिंद्र सिंह के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो किसको बताया गया है? ससाईमी को। ससाईमी, ये है ससाईमी ग्लेशियर, या इसको ससाईनी ग्लेशियर भी बोलते हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर किसने बताया है? सबिंद्र सिंह ने बताया है, ये ध्यान रखना। लेकिन ज्यादातर जो विद्वान हैं, ज्यादातर जो सोर्सेज हैं, वो इस बात को कहते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ही है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों? तो वो सियाचिन ही है। लेकिन सबिंद्र सिंह के अनुसार कौन सा है? तो सबिंद्र सिंह के अनुसार ससाईमी है। सबिंद्र सिंह के अनुसार कौन सा हो जाता है दोस्तों? तो सबिंद्र सिंह के अनुसार हो जाता है ससाईमी। सबिंद्र सिंह के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ससाईमी है। हालांकि ये काराकोरम पर ही ससाईमी भी, लेकिन ये सबसे बड़ा बताया है सबिंद्र
सिंह ने। लेकिन ज्यादातर सोर्सेज बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो सियाचिन ही है। और इसके अलावा हम बात करें सियाचिन के बारे में, तो सियाचिन भारत का या विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व है सियाचिन का। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ हमारी सीमाएं हैं, चीन के साथ हमारी सीमाएं हैं। -56 डिग्री में हमारे देश के सैनिक यहाँ सियाचिन में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है पाकिस्तान के साथ। तो इस एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो सीमा रेखा है, इस पर भारतीय सैनिक पाकिस्तान के साथ यहाँ पर और इधर चीन के साथ यहाँ पर लोहा लेते हैं, भारत की रक्षा करते हैं। तो ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन। तो इस बात को भी यहाँ पर नोट कर लीजिए कि सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन विश्व का सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन है। ये भी आप याद रखना। उस पॉइंट को भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल ये सियाचिन है। ये लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है कौन सा है? तो सियाचिन है। यहाँ पर ये लीजिए, ये लीजिए। तो इसका एक बार ले लीजिए अब आप स्क्रीन शॉट। सियाचिन के अलावा भी दोस्तों यहाँ पर कई ग्लेशियर हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए अन्य ग्लेशियर, पॉइंट डाल दीजिए अब। अन्य ग्लेशियर इनको तो मैं मिटा देता हूं और यहीं पर कुछ और ग्लेशियर है, उनको भी हम क्या कर लेते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, इसको भी यहां से मिटा दो। अब ये देखिए यहाँ पर अन्य ग्लेशियर कौन कौन से हैं। काराकोरम पर स्थित अन्य ग्लेशियर, काराकोरम पर स्थित अन्य ग्लेशियर, काराकोरम पर स्थित अन्य ग्लेशियर। नाम लिख लेना, काफी होगा आपके लिए। काराकोरम पर स्थित अन्य ग्लेशियर। अब यहाँ पर जो और कौन कौन से ग्लेशियर हैं, इनके आप सिर्फ नाम ध्यान रखना दोस्तों, इसी से आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा अपन को यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, बाकी ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता। तो आप सिर्फ नाम याद रख लेना और कौन कौन से ग्लेशियर हैं यहाँ पर। तो अन्य ग्लेशियरों में एक आता है बियाफो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? बियाफो। ये जो दोस्तों बियाफो है, ये गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये भी ध्यान रखना, गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का तीसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो बियाफो है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा ग्लेशियर है बियाफो? तो बाल्टोरा है, बाल्टोरा है। इसके अलावा और कौन सा है? तो यहाँ पर हिस्पर है, हिस्पर। ये अन्य ग्लेशियर हैं काराकोरम के, हिस्पर। देखो बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर। इसके अलावा बात करें तो खारदोपीन है, खारदोपीन है। इसके अलावा बात करें तो चोमोलुंगमा है, चोमोलुंगमा। सैकड़ों ग्लेशियर हैं यहाँ पर, चोमोलुंगमा। इसके अलावा यहाँ पर है यारकंद रिमो, यारकंद रिमो है यहाँ पर, यारकंद रिमो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है लोलोफोंद, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर है ट्रांगो। तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं यहाँ पर काराकोरम पर। इनके में से आप
कुछ के नाम याद रख लेना, काम आपका चल जाएगा। बियाफो, वाल्टोरा, हेस्पर, खार्दोपिन, चोमोलुंगमा, यारकंद्रिमो, लोलोफोंद और ट्रांगो, ये यहाँ के अन्य ग्लेशियर हैं। तो इसका भी आप ले लीजिए एक बार स्क्रीन शॉट फटाफट से। उसके बाद हम बात करेंगे इस श्रेणी पर कुछ अन्य, कि इस श्रेणी का एक जो भाग है दोस्तों वो लद्दाख में तिब्बत के पठार के रूप में है। अगर श्रेणी की बात करें तो इस काराकोरम श्रेणी का एक भाग लद्दाख में किसके रूप में है दोस्तों, तो पठार के रूप में है, पठारी भाग है, और इस पठार को ही कहा जाता है तिब्बत का जो है लद्दाख का पठार। तो काराकोरम का एक भाग, अगला जो पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे वो पॉइंट क्या नोट करेंगे कि काराकोरम श्रेणी का एक भाग, काराकोरम श्रेणी का एक भाग लद्दाख में पठार के रूप में है। काराकोरम श्रेणी का एक भाग, श्रेणी का कुछ भाग, ऐसे लिख लो, काराकोरम श्रेणी का कुछ भाग लद्दाख में पठार के रूप में है। लद्दाख में किसके रूप में है, तो पठार के रूप में है, पठार के रूप में है, पठार के रूप में है। काराकोरम श्रेणी का कुछ भाग लद्दाख में किसके रूप में है दोस्तों, तो पठार के रूप में है, और इस पठार को ही कहा जाता है लद्दाख का पठार। देखिए पठार क्या होता है, धरातल से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से सपाट हो, उसे हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। तो जो काराकोरम श्रेणी फैली हुई है वो कुछ इस प्रकार से फैली हुई है, ऊंची ऊंची चोटियों के रूप में, लेकिन ये लद्दाख में आकर के और एक इस तरह से पठार के रूप में है, इसके रूप में है, यूं पठार के रूप में है, इस तरह से। तो ये श्रेणी एक पठार के रूप में है, इस पर एक पठार बन जाता है, कहां पर, तो लद्दाख में बन जाता है, और इसी पठार को, ये पठार है, यहाँ पर ये पठारी भाग है, पठार है काराकोरम पर, और इसी पठार को कहा जाता है दोस्तों क्या, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। और इस लद्दाख के पठार पर भी एक चोटी है जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, और यहाँ की जो लद्दाख पठार की सर्वोच्च चोटी है वो साल्टोरा कांगरी है। कौन सी है, साल्टोरा कांगरी। तो ये मान के चलिए आप काराकोरम है, और ये काराकोरम पर अब तक हमने यहाँ पर ये श्रेणी पर बहुत सारी चोटियां देखी, ग्लेशियर देखे, लेकिन लद्दाख में इसका एक भाग किसके रूप में है दोस्तों, तो एक भाग ऊपर से सपाट है जो कि पठार के रूप में है, और इसी को कहा जाता है लद्दाख का पठार। इस भाग को ही क्या कहा जाता है, लद्दाख का पठार कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। पठार क्या होता है, मैंने समझा दिया कि उच्चावच लिए हुए कोई भी चट्टानी प्रदेश जो ऊपर से कैसा हो, सपाट हो, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पठार कहेंगे। कम से कम 300 से 600 मीटर की हाइट पर होना चाहिए। तो ये लद्दाख का पठार है जो कि काराकोरम का ही भाग है, काराकोरम श्रेणी का ही इसको क्या माना जाता है, भाग माना जाता है। काराकोरम श्रेणी का ही ये क्या माना जाता है, भाग माना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये पठार कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, और इसी को कहा जाता है लद्दाख का पठार। ये जो पठार है इसकी अगर हम एवरेज हाइट की बात करें, औसत ऊंचाई की अगर हम इसकी बात करें, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, वो इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है, 3500 मीटर हो जाती है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 3500 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। इस लद्दाख के पठार की एवरेज हाइट की अगर बात करें तो एवरेज हाइट कितनी है, 3500 मीटर है, 3500 मीटर। तो इस आधार पर ये भारत का क्या हो जाता है दोस्तों, सबसे ऊंचा पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार है। ये कहलाएगा भारत का सबसे ऊंचा पठार। ये लद्दाख का जो पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार है। कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। किसका भाग है, तो काराकोरम का ही ये भाग माना जाता है। नोट कर लिया यहां तक। इस पठार पर अगर हम बात करें तो एक चोटी है जो इस पठार की सर्वोच्च चोटी है, और इसका नाम है साल्टोरा कांगरी। कौन सी चोटी है,
साल्टोरा कांगरी। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लद्दाख पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। लद्दाख पठार की सर्वोच्च चोटी साल्टोरा कांगरी है। ये भी आप नोट करके रखना कि ये जो साल्टोरा कांगरी है ये क्या है, लद्दाख पठार की सर्वोच्च चोटी है। लद्दाख पठार की सर्वोच्च चोटी है। लद्दाख पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, साल्टोरा कांगरी। ये भी ध्यान रखना। और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगर बात करें क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का लावा पठार जो दक्षिण भारत में फैला हुआ है वो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा पठार है। लेकिन अगर ऊंचाई की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा लद्दाख का पठार। एक बात और नोट कर लीजिए, श्रेणी में चलते चलते अंतिम रूप से मैं अब इस टॉपिक को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा, काराकोरम कंप्लीट हो चुका है कि भारत में एंथ्रेसाइट जो कोयला है, वो एंथ्रेसाइट जो बढ़िया किस्म का कोयला मिलता है वो एकमात्र इसी काराकोरम श्रेणी पर पाया जाता है भारत के अंदर। तो ये लास्ट पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए कि भारत में एकमात्र एंथ्रेसाइट के भंडार। देखिए यहाँ पर इस बात को मैं इसी स्लाइड पर नोट डाउन करवा देता हूँ आपको कि भारत में जो एंथ्रेसाइट के जो सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो वो यहीं पर काराकोरम श्रेणी पर ही पाए जाते हैं। भारत में एंथ्रेसाइट के सबसे बड़े भंडार ये भी यहाँ काराकोरम पर ही देखने को मिलते हैं। भारत में एंथ्रेसाइट के सर्वाधिक भंडार, इस पॉइंट को यहाँ नोट कर लें, भारत में एंथ्रेसाइट के एकमात्र भंडार, भारत में एंथ्रेसाइट के एकमात्र भंडार, भारत में एंथ्रेसाइट के एकमात्र भंडार कहाँ देखने को मिलेंगे, तो काराकोरम पर पाए जाते हैं। एंथ्रेसाइट के एकमात्र भंडार पाए जाते हैं। भारत में एंथ्रेसाइट के एकमात्र भंडार काराकोरम पर पाए जाते हैं। काराकोरम पर पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ये लीजिए, भारत में एंथ्रेसाइट के एकमात्र भंडार कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो काराकोरम पर ही पाए जाते हैं। अब फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक बार। ये यहाँ पर अंतिम रूप से यहाँ इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ये वाला प्रमुख ग्लेशियर। और इसके बाद हमने पढ़ा अन्य ग्लेशियर, उसका भी ले लीजिए। और इसके बाद हमने पढ़ा लद्दाख का पठार, तो इसका भी ले लीजिए, लद्दाख का पठार। तो अब काराकोरम श्रेणी पर काफ़ी चर्चा हमने कर ली। तो काराकोरम श्रेणी के बाद अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, अगला जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे लद्दाख और जास्कर श्रेणियों की दोस्तों। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से अगर आपको ये कक्षा निरंतर रूप से पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी दोस्त, साथ ही साथ लाइक बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाओं को क्या कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का। जय भारत, जय हिंद दोस्तों।